हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, तो आज एक बार पुनः फिर से हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं, हम कल भी बताए थे कि यह बीपीएससी शिक्षक, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और बिहार एसएससी लेवल का ये क्वेश्चन है। बस यदि आप लोग पूरा क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन को हम पूरा डीपली डील कर रहे हैं। मुझे यह विश्वास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन से, इसको पढ़ने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, तो हम टाइम को गंवाते हुए नहीं, बस टाइम को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रयास करते हैं बहुत कम समय में ही क्वेश्चन को डील करें और ज़्यादा से ज़्यादा बात आप तक हम पहुंचा दें। पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का बात जब आवे और भारत का प्रतिनिधित्व का बात आवे तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किए थे महात्मा गांधी। कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी किए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930 में, 1931 में और 1932 में। 12 नवंबर, 7 सितंबर और 17 सितंबर। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। प्रधानमंत्री उस समय में रेमजे मैकडॉनल्ड थे और जबकि उद्घाटन जॉर्ज पंचम कर रहे थे इस अधिवेशन का, पहला अधिवेशन का। फिर पहला अधिवेशन में भारत के ढेर सारे नेता भाग लिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं भाग लिया। और कोई नहीं भाग लेने के कारण पहला गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था, यह सम्मेलन असफल रह गया। और फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को किया गया। और जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को किया गया तो आपको याद होगा 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, जो 17 फरवरी से शुरुआत हुआ था और अंततः 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। और इरविन ने गांधी जी को मना लिया कि आपको दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाना होगा। कहा जाता है 7 सितंबर दूसरा गोलमेज 7 सितंबर 1931 को जब होना था तो गांधी जी INS राजपुताना नामक पानी के जहाज से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। और कहा जाता है जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था 7 सितंबर 1931 को, गांधी जी भी इसमें भाग लिए। और जब गांधी जी भाग लिए तो इसमें पहले से ही बाबा साहेब अम्बेडकर, तेज बहादुर सुप्रभु, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे जैसे लोगों ने इसमें भाग लिया हुआ पहले से उपस्थित था। कहा जाता है गांधी जी को जब बोलने का मौका मिला तो गांधी जी ने कहा कि हम भारत के सभी समाज और सभी वर्ग के लोगों का हित करते हैं, सभी का नेतृत्व करते हैं। लेकिन इसी पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने गांधी जी को रोका, कहा कि आप सभी समाज और सभी वर्ग के हित का ये राजनीतिक नहीं करते। यदि ऐसा करते तो हमारे दलित लोगों को पोखर, कुआं, तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता है और हम लोगों को मंदिर प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। यदि ऐसा करते तो हम सभी लोगों को ये अधिकार मिलता। गांधी जी इस पर रूठ गए और 20 गोलमेज सम्मेलन को छोड़ करके भाग आए। और गांधी जी INS राजपुताना नामक पानी के जहाज से गए थे। यानी क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो याद रखिएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भारत में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि किए थे गांधी जी। और तीनों गोलमेज सम्मेलन, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है वो 17 सितंबर 1932 को होता है। और क्वेश्चन पूछता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र नेता कौन थे? तो याद रखिएगा एकमात्र नेता बाबा साहेब अम्बेडकर थे। यदि बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम नहीं रहे, यदि बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम नहीं रहे तो तेज बहादुर सुप्रभु का नाम यदि रहे तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही होगा, क्योंकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब अम्बेडकर के अलावा तेज बहादुर सुप्रभु भी भाग लिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आंसर होगा भारत की प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे इस बीएसपी जीके जीएस टीचिंग सेंटर
जो कि सहरसा इस्लामिया चौक पे संचालित होता है। इसमें अभी वर्तमान समय में 7 से 8 में जीके का बैच स्टार्ट हुआ है। 7 से 8 में जीके का नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है। 8 से 9 में साइंस स्टार्ट हुआ है और जनरल साइंस जीएस, और 9 से 10 में मैथ स्टार्ट किया गया। यदि कोई छात्र हैं जो इच्छुक हैं आकर के आप पढ़ सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 अगस्त 1917 को सुधार की घोषणा को जाना जाता है। हम कल भी बताए थे, क्वेश्चन नंबर कुछ था, हमको याद है कि ये मैडम एनी बेसेंट के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, होम रूल आंदोलन, ऑल इंडिया होम रूल आंदोलन, और उसका आंदोलन इतना जबरदस्त तरीका से पूरा देश में फैला कि आंदोलन जैसे फैला कि आंदोलन के डर से कांग्रेस ने उसको 1917 का अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिए। 20 अगस्त 1917 को एनी बेसेंट का आंदोलन के डर से ही अंग्रेजों ने भारत के लोगों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा किया कि भारत को अब उत्तरदायी शासन दिया जाएगा। वो घोषणा 20 अगस्त 1917 को ही हुआ था, और वह जो घोषणा हुआ उसी घोषणा के आधार पर 1919 में मॉन्टेग्यू चंद्रपुर सुधार अधिनियम आया था। कहता है 20 अगस्त 1917 के सुधार की घोषणा को जाना जाता है। इसमें मॉन्टेग्यू जो था वो गवर्नर, ये सचिव था, और चंद्रपुर उस समय में गवर्नर था। इसी दोनों के नाम पर 1919 का अधिनियम आया था, या मॉन्टेग्यू चंद्रपुर सुधार अधिनियम आया था। तो यहाँ पर मॉन्टेग्यू सचिव था, इसी के नाम से आया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। 20 अगस्त 1917 के सुधार की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू चंद्रपुर सुधार अधिनियम, या भारत शासन अधिनियम 1919, और या कह सकते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि पूर्ण स्वराज, क्वेश्चन कहता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था किस वर्ष? तो पूर्ण स्वराज की जब बात आवे तो 1924-25 में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हो गया। एम एन राय ने किया था भारत में, कानपुर में। और जब कम्युनिस्ट का स्थापना हुआ तो भारत में ये ललका झंडा वाला पूरा जोर शोर से बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे थे, और पूरे देश में इसका प्रकोप फैलते जा रहा था। गांधी जी का नजर गया, और गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस के प्रकोप को ये कम्युनिस्ट कम कर देगा। इसीलिए अब आपको गांधी जी ने 4-5 वर्षों के बाद 1924 में जब गांधी जी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे बेलगांव कर्नाटक में, और उस अधिवेशन के बाद गांधी जी कांग्रेस से दूर हो गए। लेकिन फिर 4-5 वर्षों के बाद 1929 ईस्वी में गांधी जी लाहौर अधिवेशन में भाग लेते हैं, और गांधी जी जबरदस्ती जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता करवाते हैं। और गांधी जी जब अध्यक्षता करवाए जवाहरलाल नेहरू को, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कम्युनिस्ट के प्रकोप को कम करने के लिए कांग्रेस को पुनः एक बेहतर रूप से लोगों के सामने लाने के लिए 1929 में उन्होंने लाहौर अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया था, उन्होंने 1929 ईस्वी में लाहौर के कांग्रेस में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पास किया। और यही कहा यदि नमक पर से 50% टैक्स वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन का नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह आंदोलन। इसी के बाद गांधी जी यहीं पर ये जवाहरलाल नेहरू कहे थे यदि हम लोगों को ये अधिकार वापस नहीं दिया गया तो हम लोग पूरे देश में आंदोलन करेंगे, ये नमक का टैक्स नहीं हटाया गया। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा था कि अब हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और पहला बार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में हर जगह सब स्वतंत्रता, जबकि देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेसियों ने पूरे देश में पूर्ण स्वराज के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था 26 जनवरी 1930 को। तो यह क्वेश्चन कहता है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था किस वर्ष? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये पारित किया गया था। हम कल भी बोले थे 1929 में अध्यक्षता किए थे, 1936 में किए थे, और 1937 में किए थे। कांग्रेस के 2 व्यक्ति थे जो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए थे, एक जवाहरलाल नेहरू और एक दादा भाई नौरोजी। 1886, 1893 और 1906 ये 2 व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अधिवेशन का 3 बार किए थे। जवाहरलाल नेहरू 29, 36, 37 और दादा भाई नौरोजी 86, 93, 1906। तो कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और किस वर्ष पारित हुआ? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी की बात हो, या तीन महान क्रांतिकारी को फांसी देने की जब बात हो, तो पहले हम इसको आंसर टिक करने से पहले मैं आपका इसके बारे में बता देता हूँ कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के इतिहास में अपना स्वर्णिम अक्षर में नाम लिखवाया। ये तीनों क्रांतिकारी आज़ादी की लड़ाई के ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अंग्रेज को झकझोर करके रख दिया, जितना दिन जिंदा रहा, और अंग्रेज को झकझोर करके रख दिया। और झकझोर कर रखने के दरमियान कहा जाता है इन्हीं तीनों ने मिलकर के 1929 में 1928 में 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स का हत्या कर देते हैं। ये वही सैंडर्स है जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध के दरमियान लाला लाजपत राय पर लाठी चलवाए थे, और लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर 1928 को घायल हो गए थे। और जब वह घायल हो गए थे तो वही घायल होने के बाद 17 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब 17 दिसंबर को मृत्यु होती है, उसी दिन भगत सिंह कसम खाते हैं कि ठीक इसी दिन, यानी 17 नवंबर को, 30 अक्टूबर के बाद 17 दिन बाद 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, 17 नवंबर को। और उसी दिन भगत सिंह कसम खाता है कि इसी दिन हम भगत सिंह ये दोस्त मिलकर के हम सैंडर्स की हत्या करेंगे। और जब सैंडर्स की हत्या की बारी आई, इस बीच में कई दिन सैंडर्स मिला, लेकिन सैंडर्स को मारा नहीं, बल्कि 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स को ये तीनों ने मिलकर के गोली से उड़ा दिया। और इस प्रकार तीनों ने मिलकर के जब मार दिया, इसके बाद ये लोग छिप गए थे। और छिप जाने के बाद ये लोग जानबूझ करके अपनी गिरफ्तारी देने के उद्देश्य, क्योंकि लोग अंग्रेज गरीब और निर्दोष जनता को पीट रही थी, जिसके कारण ये अंग्रेज के सामने ये समर्पण देने के लिए तीनों खास करके भगत सिंह ने 1929 में केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका था। और बम फेंकने में इसके साथ बटुकेश्वर दत्त थे, और दोनों ने मिलकर बम फेंका। और जब दोनों ने मिलकर के बम फेंका, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, तो उसी के एवज में वहां पर ये दोनों ने कुछ पर्चा भी फेंका, और पर्चा पे साफ लिखा था कि बहनों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता पड़ती है, और लात का देवता बात से नहीं समझता है। तो ये लोग वहां भागा नहीं, बल्कि खड़ा रहा, खाली जगह पर खाली बेंच पर बम फेंके थे इन लोगों ने। और जब खाली बेंच पर बम फेंके, तो खाली बेंच पर बम फेंकने के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई, और बाद में उसमें तो रिहा कर दिया गया। इसके ऊपर बाद में लाहौर षड्यंत्र केस या सैंडर्स हत्याकांड के जुर्म में तीनों को गिरफ्तार करके इनको फांसी सुनाया गया। कहा जाता है ब्रूमफील्ड नाम का जज था ये, ब्रूमफील्ड, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को ये फांसी का सजा सुनाने वाले जज का नाम जीसी हिल्टन था। जीसी हिल्टन नामक जज ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी सुनाया था। और यही फांसी के आधार पर इसको 24 मार्च को फांसी का दिन तय किया गया था 1931 में। 24 मार्च 1931 को फांसी का दिन तय किया गया, लेकिन क्रांतिकारियों ने कहा कि हम लाहौर जेल पर बम मार कर किसे छुड़ा लेंगे। ये बात गद्देदारों के माध्यम से अंग्रेज को पता चल गया, और अंग्रेजों ने इसे एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तीनों को एक दिन पहले ही लाहौर जेल में ही वहां पर फांसी दे दिया, और वहीं पर रावी नदी के तट पर इसे दफना दिया गया। यह घटना 1931 में 23 मार्च को घटा था। एक दिन पहले ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दिया। फांसी सुनाने वाले जज जो थे वो जीसी हिल्टन थे। लेकिन फांसी का दिन तय था 24 मार्च, लेकिन 1931 को, ये 23 मार्च को ही इसको फांसी दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? अभी जस्ट हम क्वेश्चन बताए थे कि 1903 में, ये 1930 में, ये 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया। जब 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन का हम बोले अभी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे, तो यही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया। और यही घोषणा किया गया कि अब हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी को
पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे पूरे देश में। और यही उद्देश्य को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को, और ऑप्शन है 15 याद 1947, 30 1 1948, 31 12 1950, नहीं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह घोषणा करने के बाद 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में, यानी पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था ये 26 जनवरी 1930 को। और ये घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलिए इतना ही रहेगा, ये बढ़ेगा गड़बड़ा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मेरे शरीर पर एक लाठी की चोट, एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी। यह क्वेश्चन यह बात किसने कहा है, यह आवाज किसने दिया था कि मेरे शरीर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगा। तो याद रखिएगा, जब 1929 ईस्वी में ये लाला लाजपत राय की, उससे पहले ही 1928 में 30 अक्टूबर को जब लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी, तो लाठी लगने के बाद साइमन कमीशन के विरोध चल रहा था, और ये सभी लोग लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साथ में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जैसे कई क्रांतिकारी थे। लेकिन यहीं पर लाला लाजपत राय को लाठी लगी, सांडस की लाठी, और लाठी से घायल हो गए। कहा जाता है जब 17 नवंबर को इसकी मृत्यु हो रही थी, तो मृत्यु से 1-2 दिन पहले इन्होंने कहा था कि मेरे सर पे लाठी का एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत के कील साबित होंगे, मेरे शरीर पर पड़े लाठी का एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील साबित होगी। ये लाला लाजपत राय ने ही कहा था 1928 में, 17 नवंबर 1928 को जब उसकी मृत्यु हुई थी, तो उससे पहले उन्होंने यह बात कहा था। आंसर होगा इसका बी नंबर, लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था कि मेरे सर पे लाठी का एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत के कील साबित होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है इसमें कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी को जब राष्ट्रपिता की बात आवे, उससे पहले बापू कहने की बात आवे, महात्मा कहने की बात आवे, तो आप ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जब 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में नेतृत्व संभाले थे, और जब चंपारण सत्याग्रह में नेतृत्व संभाले तो गांधी जी के प्रयास से चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया। तो सफल हो जाने के बाद बिना लाठी और डंडा का जब इन्होंने सफल कर दिया, तो इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। तो बदले में इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा, जबकि इसको सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित करने वाले व्यक्ति थे। राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस इसको क्या कहे थे? राष्ट्रपिता कहे थे। ये सुभाष चंद्र बोस इसको राष्ट्रपिता कहे थे। और कहता है क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यही सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता भी कहे थे और बापू भी कहे थे सुभाष चंद्र बोस। किसको कहे थे? तो ये महात्मा गांधी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कहता है महात्मा गांधी ने डैश वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। इस वर्ष में गांधी जी नटाल इंडियन कांग्रेस या नटाल भारतीय कांग्रेस का स्थापना किए थे। तो पहले जान जाइए कि 1893 ईस्वी में गांधी जी 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक दादा भाई अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए यह दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां पर इनको ट्रेन में उतार दिया गया था फर्स्ट श्रेणी से, जहां इसको अपमानित होना पड़ा था। और वहीं पर ये सेंट पीटर्सबर्ग या ऐसे जोहान्सबर्ग एक जंक्शन है पीटर्समार्गबर्ग, वहीं इसको उतारा गया था 1893 में, जब ये डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। तो कहा जाता है जब गांधी जी वहां पहुंचे तो वहां काले गोरे का भेदभाव था। हिंदू रीति रिवाज से हिंदू शादी विवाह का वैल्यू नहीं था और भारतीयों को वोट गिराने का वहां अधिकार नहीं था। तो इसी को लेकर के
इसी को लेकर के, जब ये अधिकार नहीं था तो इसी को लेकर के गांधी जी वहाँ लड़ाई लड़ने लगे और 1 वर्ष बाद 1894 में इन्होंने एक संगठन का स्थापना किया जिसका नाम था नटाल इंडियन कांग्रेस। 1894 में गांधी जी ये दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस का क्या किए थे, स्थापना किए थे। यही गांधी जी 1894 के बाद 1896 में एक बार भारत आए थे। गांधी जी जब भारत आए तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले 2 बेटा होल था। बेटा का नाम था हरिलाल और मनीलाल। हरिलाल और मनीलाल। 2 बेटा था गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले, हरिलाल और मनीलाल। जबकि गांधी जी का शादी 1887 में हुआ था और 1888 में ये मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 1883 में गांधी जी का शादी हुआ था और 87 में ये मैट्रिक परीक्षा पास किए थे और 1888 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड चले गए थे बैरिस्टिक करने के लिए। बैरिस्टिक करके जब 1891 में वो लौटे थे तो इन्होंने 1891 के बाद जब 1-1.5 साल 2 साल तक पोरबंदर, गुजरात विभिन्न जगह ये वकालत किए। उसके बाद एक दादा भाई अब्दुल्ला ने अपना केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका ले गया और दक्षिण अफ्रीका ले गया। उससे पहले जाने से पहले इसको 2 बेटा हरिलाल और मनीलाल पहले से पैदा होल था। और दक्षिण अफ्रीका से जब 1896 में ये लौट करके आते हैं और फिर से पत्नी और दोनों बेटा को ले जाते हैं तो वहाँ पर फिर एक बेटा होता है 1897 में रामदास और 1900 ईस्वी में देवदास। गांधी जी को 4 बेटा था, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। रामदास और देवदास, ये देवदास, ये 4 बेटा था। और कहा जाता है गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है जमनालाल बजाज को। ऐसा इसलिए कहा जाता है जमनालाल बजाज 1920 में हुए असहयोग आंदोलन में बहुत काफी खर्चा दे दिए थे गांधी जी को। एक खाली चेक पर, वो उद्योगपति थे, एक खाली चेक पर दस्तखत करके दे दिए और कहा गांधी जी बापू जो मन होता है भर लीजिए। इसीलिए गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है जमनालाल बजाज को। जबकि रियल में गांधी जी को 4 बेटा था, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1894 में ये नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किए थे तो 1903 में एक पत्रिका निकाले थे ये इंडियन ओपिनियन और 1904 में इन्होंने फिनिक्स फोरम का स्थापना किए थे। तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में पहला बार सत्याग्रह किए थे। तो 1909 में गांधी जी पहली बार एक पुस्तक निकाले थे जिसका नाम था हिंद स्वराज। चलिए बहुत बार बोल देते हैं, प्रयास करिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा तो मुझे लगता है इतना विश्वास है कि आपको कई परीक्षा में फायदा करेगा। खास करके 9th-10th वाले को जो अदर सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं, ये ज्योग्राफी से पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी से पढ़ रहे हैं, होम साइंस से पढ़ रहे हैं, म्यूजिक से पढ़ रहे हैं, उसको सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। कांग्रेस, गांधी योग और 1857 के शासक क्रांतिकारी से, गवर्नर जनरल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा आपको ये 9th-10th के। वो जो आपको जीएस में रहता है, जीके जीएस, उसमें से आपको रहेगा 80 मार्क तो है ही, लेकिन उसमें से ये क्वेश्चन आपको ज्यादा फायदा करेगा। तो ऐसे लोगों को जो बीपीएससी का खासकर तैयारी कर रहे हैं, खासकर आधुनिक भारत से जो क्वेश्चन पूछता है उसको सबसे ज्यादा फायदा करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, कहता है किसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया। जब भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने की बात आवे तो सबसे पहले हम जाएंगे 1893-94 में। 1893-94 में, 1893 और 94 में, उस समय में भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया। 1893-94 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया था, जिसको कहा जाता है ये डुरंड रेखा। सर डुरंड की अध्यक्षता में ये डुरंड रेखा खींचा गया था और 1914 में भारत और पाकिस्तान, ये चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा खींचा गया। भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा, ये मैकमोहन रेखा याद रखिएगा, ये भारत और ये चाइना के बीच में है और वो है कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और आए दिन चाइना ये हमारे अरुणाचल प्रदेश को नेफा बता करके उसको कहता है यह हमारा ही इलाका है। और कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा निर्धारण हुआ था 1947 में, जब देश की आज़ादी हो रही थी, उस समय में कहा जाता है
30 लाख से ज़्यादा लोग हमारे देश के शहीद हुए थे, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शहीद हुए थे, क्योंकि बंटवारा हो रहा था। इधर से कुछ हिंदू जा रहे थे, उधर से आ रहे थे, और इधर से पाकिस्तान मुस्लिम जा रहे थे। बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, और इसी दरमियान हिंदू मुसलमान को और मुसलमान हिंदू को काट रहे थे। सबसे ज़्यादा 30 लाख लोग आज तक में दुनिया में सबसे ज़्यादा एक बार में कटने वाले भारत का आज़ादी के समय कटा था, और वो लोग मारे गए थे। बहुत बड़ा संग्राम हुआ था भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय, और इसी समय एक व्यक्ति था सर रेडक्लिफ, नाम था सर रेडक्लिफ। इसी की अध्यक्षता में 1947 में एक रेखा खींचा गया जिसका नाम था रेडक्लिफ आयोग। 1947 में सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक रेखा खींचा गया जिसका नाम था रेडक्लिफ आयोग। तो याद रखिएगा, किसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था? तो सर रेडक्लिफ ने 1947 में किया था। याद रखिएगा, 30 लाख से ज्यादा लोग काट दिए गए। इसमें काफी खूने बही, तो सीमा हमारी लाल हो गई। सीमा हमारी क्या हो गई? लाल हो गई। और जब सीमा लाल हो गया तो याद रखिएगा रेडक्लिफ, रेड मतलब लाल, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? तो रेडक्लिफ रेखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है अंतिम क्वेश्चन है, हम बोले थे कि 10-10 क्वेश्चन ला के लेकर के आएंगे। अब प्रयास करते हैं कि प्रत्येक दिन आपको 10-10 क्वेश्चन का हम डिटेल करें, जिससे कि आपको आने वाला समय में सबसे ज्यादा बिहार का, ये जो आगे आने वाला समय में बिहार में ये परीक्षा होने वाली है, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, और सबसे ज्यादा बिहार का शिक्षक के जो परीक्षा होगा उसमें सबसे ज्यादा आधुनिक भारत से क्वेश्चन रहता है, और सबसे ज्यादा उसी में आपको ये फायदा करने वाला है। इसीलिए सबसे ज्यादा हम आपसे कहेंगे कि जो शिक्षक बनने वाले भाई हैं, हमारे ही जैसे आप शिक्षक बनेगा तो बनने के लिए आपको सबसे ज्यादा फायदा करेगा। यदि फायदा कर जाए तो बस एक बात को, हमारा बात को याद रखना है कि जिस स्कूल में भी रहिएगा तो थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक बच्चे को शिक्षा जरूर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा जब तक बच्चे को नहीं मिलेगा तब तक एक बेहतर देश का निर्माण नहीं हो सकता है। शिक्षा ही देश को बेहतर कर सकता है, शिक्षा ही भविष्य को बढ़ा सकता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है, चाहे वह जो भी देश का व्यक्ति रहे। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा, यदि मेरे इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको जरा सा भी फायदा हो जाए और ऐसा लगे कि रविंदर सर पढ़ाए थे तो आज वही क्वेश्चन का बदौलत आज हमको ये रिजल्ट हुआ है, 2-4 क्वेश्चन मार दिए हैं, तो हम आपसे इतने को कहेंगे कि आप निश्चित रूप से बेहतर ढंग से प्रयास करिए शिक्षा देने का, क्योंकि शिक्षा ही एक अच्छे समाज की नींव को खड़ा करती है, और शिक्षा ही एक बेहतर भविष्य को तैयार करता है। शिक्षा ही भारत को विश्वगुरु बना सकता है, ना कि और कुछ। जल्दी ज्यादा बात ना बोलते हुए आइए हम कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 की अध्यक्षता किए थे, उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो मैं बता दूं कि कल भी हम बताए थे, इससे पहला क्वेश्चन में 1937 में पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे, महाराष्ट्र के ये फैजपुर में हुआ था, ये गांव में अधिवेशन हुआ था। 1937 के बाद अधिवेशन 1938 में हुआ, ये हरिपुरा गुजरात में हुआ, ये अधिवेशन भी गांव में हुआ था। और जब हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन हुआ, ये अधिवेशन भी गांव में हुआ था। इसके बाद इस अधिवेशन का अध्यक्षता, इस अधिवेशन में ये सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे। इसका रीजन है 1937 में पूरे देश में 11 प्रांत में चुनाव हुआ, और इस 11 प्रांत के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और कांग्रेस को 8 प्रांत में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाया, जिसमें कांग्रेस ने 5 से 6 प्रांत में फुल बहुमत में सरकार बनाया। कांग्रेस के बहुत बड़े प्रचारक के रूप में जब ये काम आया, योद्धा ICS की परीक्षा को पास किए हुए थे, और ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इसके कारण कांग्रेसियों ने 1938 का अधिवेशन इसको अध्यक्ष बना दिया। जब 1938 में अध्यक्ष बना दिया, इसको अच्छा लगा अध्यक्ष बनने के बाद, तो ये अड़ गए, और 1939 के अधिवेशन में भी ये अध्यक्ष बनने के तैयार हो गए। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं सुभाष, तुम अध्यक्ष नहीं बनोगे, अध्यक्ष बनेगा ये पट्टाभी सिद्धारमैया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा ये जवानी का तेवर था, ICS का पावर था, नॉलेज और बुद्धि के पावर से वो फट रहे थे। उन्होंने कहा नहीं बनेंगे तो हम बनेंगे, और आप किसी को खड़ा करिए लेकिन बनेंगे तो हम। और वही हुआ। 1939 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए अड़ गए। जब अड़ गए तो सामने में पट्टाभी सिद्धारमैया गांधी जी के साथ खड़ा थे, गांधी जी पट्टाभी सिद्धारमैया के साथ खड़ा थे, और 1939 में पहली बार कांग्रेस में वोटिंग हो गया। 1939 में पहली बार कांग्रेस में वोटिंग हो गया, और जब वोटिंग हो गया तो इस वोटिंग में जब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये वोटिंग वहां करवाया जा रहा था, एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरी तरफ से गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सिद्धारमैया उम्मीदवार थे। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को मात दे दिए, पट्टाभी सिद्धारमैया को हरा दिए, और कहा जाता है 1582 मत प्राप्त करते हैं सुभाष चंद्र बोस, और लगभग उसको 1300 कुछ वोट हुआ था, 1300 समथिंग हुआ था, जिसमें उसको लगभग 250 से 300 के वोट के अंतर से हरा दिया। और गांधी जी जब हार गए तो
अधिवेशन से पते नहीं चला कब निकल करके भाग गए। और यही अधिवेशन में जब वो भाग गए, कार्यकारिणी का गठन हो रहा था, सभी सुभाष चंद्र बोस को कह रहे थे कि आप गलती कर दिए, ये गांधी जी भाग गए, अब देखिए क्या होगा, कैसे गांधी जी नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। तो इसी पर गांधी जी के भाग जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, सब जब इसको कुछ से कुछ कहने लगा, कहने का मतलब है कुछ कुछ कहने लगा, इन्होंने 1939 में ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा दे करके 1939 में ही एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। जब सुभाष गांधी जी को हरा दिए तो कहा जाता है गांधी जी के ही प्रयास से सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने गांधी जी ये सुभाष चंद्र बोस को जब फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए, कांग्रेसियों ने अंग्रेज से मिलकर 1940 में सुभाष चंद्र बोस को इसके घर में ही कैद कर दिया गया। बाद में 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने एक पठान का भेष बना करके, एक पठान की सहायता से एक कुर्ता और ये पैजामा पहन करके, टोपी लगा करके यह भारत से निकल गए, क्योंकि इसको इसके ही घर में अंग्रेजों ने कैद कर दिया था। यह अफगानिस्तान चले गए और फिर अफगानिस्तान के रास्ते ये जर्मनी गए, जहां हिटलर से मिला और हिटलर से मिलने के बाद उनको कहा कि हम आपको साथ देंगे। और वही हिटलर के साथ जब वो अपनी सेना को ट्रेनिंग दे रहे थे, लास्ट ट्रेनिंग था, और जब सुभाष चंद्र बोस भी उस सेना के सामने में जब अपना जोशीला भाषण दिए तो इसके भाषण को सुन करके हिटलर ने कहा नेताजी, नहीं तो हिटलर जैसे जैसे व्यक्ति किसी को नेताजी नहीं कह सकता है। आजकल तो नेताजी गांव में कुकुरों का नाम रहता है, जो 10 टकिया 20 टकिया लेकर के दूसरा का जातीय आवास्य बनाता है उसको भी लोग नेताजी कहते हैं। आज नेता शब्द को ही लोग बदनाम कर दिया है, नेता नाम को ही बदनाम कर दिया है। नेताजी वो हुआ करते थे जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अंग्रेजों को छक्का छोड़ा दिया था, अकेले पूरे भारत को हिला के रख दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध में। लेकिन हमारे ही देश के लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच करके उसको बाहर भजवा दिया। कहा जाता है 1940-41 में उनसे मिलने के बाद 42 में इन्होंने जर्मनी से जापान चला गया और जापान में एक आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किए थे 1942 में रास बिहारी बोस। और वो रास बिहारी बोस इसकी तेवर और जज्बात को देख करके आज़ाद हिंद फौज का कमान रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया और सुभाष चंद्र बोस ने उसको 1943 में नाम बदल करके लेके चला गया सिंगापुर और नाम बदल के कर दिया आज़ाद हिंद सरकार। और वही आज़ाद हिंद सरकार में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। कुछ समझे नहीं समझे, समझे तो अगला बार फिर समझेंगे। आइए आपका ये 10 क्वेश्चन हो गया और ये 10 क्वेश्चन यदि कैसा लगा तो आप हमारा हौसला और बुलंद होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये 10 क्वेश्चन जो हम बताए आपको कैसा लगा, कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं मिला, और मिला होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, इसका शेयर कर दीजिएगा और दबा करके लाइक को भी दबाइएगा और हो सके यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।